गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको गति के नियम के बारे में चर्चा करूंगा। किसके बारे में? गति के नियम के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप जानो, गति के नियम को जानने से पहले बल क्या होता है, किसके बारे में जानेंगे? बल माने फोर्स के विषय में आप जानोगे कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स की डिफिनेशन होती है कि वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, क्या कहलाता है? बल कहलाता है। माने वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, उसको हम क्या कहते हैं? बल। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक परिवर्तन कर देने की बात होती है और दूसरा प्रयास करने की बात होती है। तो इसके आधार पे आप जानते हैं कि बल जो होता है यह दो प्रकार का होता है। बल के प्रकार, अगर बल के प्रकार की बात करें तो बल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है संतुलित बल। क्या होता है? संतुलित बल। पहला क्या होता है? संतुलित बल होता है। देखो, जिसको आप बैलेंस फोर्स कहते हो। जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो और उन बलों का परिणामी क्या हो? शून्य हो। तो इसका डिफिनेशन क्या बना? यदि सभी बलों का परिणामी क्या हो? जीरो। परिणामी क्या हो? जीरो हो, परिणामी शून्य हो, संतुलित बल कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित बल कहलाता है। यदि सभी बलों का परिणामी क्या हो? शून्य हो, इसको हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, ये कोई क्या है? वस्तु है। इस पर कई फोर्स काम कर रहे हैं, कई बल कार्य कर रहे हैं। इस तरह से जैसे यहाँ F1 कार्य कर रहा है, F2 कार्य कर रहा है, F3 कार्य कर रहा है और F4 कार्य कर रहा है, और इन सभी बलों का परिणामी क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? वस्तु संतुलन की अवस्था में है। कहने का मतलब ये हुआ, इसके लिए शर्त होनी चाहिए। शर्त क्या होनी चाहिए? F1 बराबर F2 बराबर F3 बराबर क्या होगा? F4 होगा। तो ऐसे कंडीशन में समेशन F इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब सभी बलों का परिणामी क्या होगा? शून्य होगा। इसको हम क्या कहेंगे? संतुलित बल कहेंगे, माने बैलेंस फोर्स कहेंगे। अब बैलेंस फोर्स का मतलब इसमें देखो एक शब्द लिखा है मैंने, प्रयास करता है। माने यहाँ पर प्रयास की ही बात हो गई। माने बल लगाने के बाद भी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? परिणामी क्या है? जीरो है। सभी बलों का रिजल्टेंट क्या हो? जीरो हो। तो आप देखिए, जब क्वेश्चन आएगा संतुलन बल के लिए कौन सा कथन सही है, माने संतुलन की अवस्था में कौन सा कथन सही है, तो केवल आप ये देखिएगा जिसमें लिखा हो परिणामी शून्य हो, तो वहां पे क्या होगा? संतुलन की स्थिति बन जाएगी। ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरा क्या होता है? असंतुलित बल होता है। क्या होता है? असंतुलित बल होता है। तो आप समझिएगा असंतुलित बल क्या होता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा है आपका असंतुलित बल। क्या है? असंतुलित बल माने अनबैलेंस फोर्स, जिसको आप कहते हैं। तो यदि सभी बलों का परिणामी शून्य न हो, यदि सभी बलों का परिणामी शून्य न हो, तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे असंतुलित बल कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। यदि सभी बलों का परिणामी शून्य ना हो,
इसको क्या कहोगे? असंतुलित बल कहोगे। इसका मतलब F1 इज ग्रेटर देन अगर F2 होता है तो ऐसे कंडीशन में समेशन F नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। माने समेशन F नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि सभी बलों का परिणामी शून्य न हो। तो आप देखोगे ऑप्शन में जिसमें परिणामी शून्य न हो वह क्या होगा? आपका असंतुलित बल कहलाएगा। ठीक, माने बल कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए, संतुलित और असंतुलित बल हो गए। माने ऐसे कंडीशन में आपको पता चला कि बल कितने प्रकार का होता है? 2। अब चलिए देखिए, इसके आधार पर न्यूटन ने गति के समीकरण की चर्चा किया है। न्यूटन ने गति के समीकरण में क्या बताया है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो न्यूटन के गति के समीकरण क्या हेडिंग होगा आपका? न्यूटन के गति के समीकरण। न्यूटन के गति के समीकरण, गति के क्या समीकरण। तो इसमें आपका क्या होगा? सबसे पहले आप जानो कि न्यूटन ने गति के नियम, यहां पर क्या होगा? नियम होगा। न्यूटन की गति की क्या होगा? नियम होगा। तो अगर नियम की बात करें तो न्यूटन ने गति के लिए 3 नियम दिया है। इनकी पुस्तक है प्रिंसिपिया। क्या है? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में इन्होंने क्या किया है? अपने गति के नियमों का उल्लेख किया है, जिसमें इनका प्रथम नियम आता है। प्रथम नियम, देखो प्रथम नियम, इसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। और इसी को गैलीलियो का नियम कहते हैं। गैलीलियो का नियम, देखो इसी को क्या कहेंगे? गैलीलियो का नियम। और इसी से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा न्यूटन के गति के किस नियम से मिलती है? तो बल की परिभाषा न्यूटन के गति के प्रथम नियम से मिलती है। अगर प्रश्न आता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के गति के किस नियम से मिलती है, तो आपका आंसर होगा प्रथम नियम से मिलती है। इसमें क्या होता है? देखो इसके अनुसार बताया जाता है, इसके अनुसार जानिएगा, इसके अनुसार की अगर बात करें तो इसमें कहता है कि वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखता है। वस्तु अपनी स्थिति को क्या करता है? अपनी स्थिति को बनाए रखता है। अपनी स्थिति को क्या करता है? बनाए रखता है। जब तक कोई बाह्य बल कार्य न करे। जब तक कोई बाह्य बल न लगे। माने वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखता है जब तक कोई बाह्य बल न लगे। इसका मतलब क्या होता है कि देखो अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, और गति में है तो गति में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। इसका मतलब स्थिति का मतलब क्या होता है? जैसे सुनो, यहाँ पर बात ये होती है कि अगर विराम में है तो विराम में रहेगा, गति में है तो गति में रहेगा, जब तक उस पर कोई बाहर से बल न लगे। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आता है जड़त्व। जड़त्व का मतलब होता है अपना दृढ़ स्थिति बनाए रखना। जैसे गति में है तो गति को बनाए रखना, अगर विराम में है तो विराम को बनाए रखना। तो जड़त्व की बात होती है तो पहला होता है गति का जड़त्व। क्या होता है? गति का जड़त्व। ध्यान देना, पहला क्या होता है? गति का जड़त्व होता है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी वस्तु पर अचानक, गतिमान वस्तु पर अचानक बल लगाया जाए तो क्या हो? वस्तु आगे बढ़ जाए या आगे घूम जाए या आगे की दिशा में गिर जाए। तो जहां पर आगे शब्द लगे तो समझ जाना किसके कारण हो रहा है। अगर आगे बढ़ने की बात हो या आगे घूमने की बात हो तो ऐसी कंडीशन में गति का जड़त्व काम करता है। जड़त्व के कारण आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर पूछ लिया किस जड़त्व के कारण, तो आप बताओगे गति की जड़त्व कारण। जैसे एग्जांपल समझो, क्योंकि आप जानते हैं कि चलती हुई वाहन में बैठे यात्री, वाहन पर अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री क्या होता है? आगे की ओर गिर जाता है। तो आगे की ओर गिर जाने का मतलब क्या हुआ? गति का जड़त्व कार्य किया, इसलिए वो क्या हुआ? आगे की ओर गिर गया। जैसे दौड़ता हुआ, मान लीजिए दौड़ने वाला धावक है, वो दौड़ता है, अगर उसको कहा जाए कि रुकने की बात किया जाए तो वह तुरंत नहीं रुक पाएगा, कुछ दूर जाने के बाद रुक पाएगा, क्योंकि जड़त्व काम करेगा, और जड़त्व काम करेगा तो वह क्या होगा? आगे बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया गति का जड़त्व। आगे शब्द होना, आगे अगर आ गया तो आप समझ जाइएगा गति के जड़त्व के कारण होता है।
और दूसरा क्या होता है, विराम का जड़त्व। दूसरा क्या होता है, विराम का जड़त्व होता है। अगर विराम के जड़त्व की बात करें तो इसमें क्या होता है, अगर कोई वस्तु क्या हो, नीचे गिर जाए, पीछे गिर जाए, तो नीचे और पीछे अगर शब्द लगे, नीचे और पीछे की अगर बात हो और गिर जाने की बात हो, किसकी बात हो, गिर जाने की बात हो, तो ऐसे कंडीशन में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सा जड़त्व काम कर रहा है, विराम का जड़त्व। और विराम को ही क्या कहते हैं, हम विश्राम भी कहते हैं। जैसे सुनो, अगर रुकी हुई वाहन में कोई यात्री बैठा है, रुकी हुई वाहन में कोई यात्री बैठा है, वाहन के अचानक चल देने पर यात्री क्या होता है, पीछे की ओर गिर जाता है। तो पीछे की ओर क्यों गिर जाता है, क्योंकि यात्री तो विरामावस्था में है और अचानक आपने क्या किया, वाहन को गतिमान कर दिया, तो वह गतिमान ना होकर के क्या होता है, पीछे की ओर गिर जाता है। और कंबल को डंडे से पीटने पर क्या होता है, उसमें विद्यमान धूल के कण के नीचे गिरना है। माने धूल के कण का नीचे गिरना ये भी किसके कारण होता है, विराम के जड़त्व के कारण होता है। अब बहुत बड़ी बात ये होती है, जो क्वेश्चन आता है, मान लीजिए वहां पर एक दिया रहेगा एग्जाम्पल, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा जड़त्व है, तो आप आगे की बात देखेंगे तो गति के जड़त्व की बात करेंगे, और पीछे या नीचे की बात देखेंगे तो विराम के जड़त्व को आप टिक करेंगे। अब हम बात करते हैं जड़त्व का मापन। अगर जड़त्व की माप करनी हो हमें तो किस भौतिक राशि से होगा, तो आपका नोट पॉइंट ये होगा कि जड़त्व की माप वस्तु के द्रव्यमान से होती है। वस्तु के किससे होती है, वस्तु के द्रव्यमान से होती है, द्रव्यमान से होती है। इसका मतलब क्या होता है, सुनो, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात जो जड़त्व होता है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वस्तु के द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व बढ़ेगा, चाहे वो विराम का जड़त्व हो और चाहे गति का जड़त्व हो। और द्रव्यमान अगर घटता है तो जड़त्व भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। माने I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम होता है। ठीक, बात समझ में आ गया। माने ये हो गया आपका प्रथम नियम। पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, इसी को गैलीलियो का भी कहते हैं, और बल की परिभाषा न्यूटन के गति के प्रथम नियम से मिलती है। यहाँ पर आपको ये बताया गया कि वस्तु अपनी स्थिति को क्या करता है, बनाए रखता है जब तक बाहर से कोई बल आरोपित ना हो। ठीक, अब हम बात करते हैं द्वितीय नियम। किसकी बात करते हैं, द्वितीय नियम की बात करते हैं। तो हम चर्चा करेंगे द्वितीय नियम की। तो चलिए देखिएगा, द्वितीय नियम की अगर बात करें तो द्वितीय नियम से क्या होता है, संवेग की परिभाषा मिलती है। किसकी मिलती है, संवेग की परिभाषा जो है वो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से मिलती है। इसका मतलब यह F बराबर क्या होता है, ma होता है। बात समझिए, न्यूटन ने पहले नियम में तो बल प्राप्त कर लिया, अब दूसरे नियम में क्या करेंगे, बल को लगाएंगे। तो इनका डिफिनीशन क्या होगा, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। माने किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात आप कह सकते हो, अर्थात F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, या F बराबर KMA होता है, या F बराबर ma होता है, जहां k इक्वल टू 1 होता है। ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो आपको पता चला कि न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है यह बताता है कि किसी वस्तु पर अगर आप बल लगाते हैं तो वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma होता है। इसका मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, a। अगर किसी वस्तु का त्वरण बढ़ेगा तो बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन आप जानते हैं कि a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m होता है,
इसका मतलब अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो त्वरण क्या होगा, घटेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि त्वरण जो होता है वह वेग से प्राप्त राशि होता है, और अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा। इसका मतलब द्रव्यमान बढ़ता है तो वेलोसिटी क्या होती है, घटती है, इसलिए क्या होगा, त्वरण भी क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये दो नियम हो गए। अब हम बात करते हैं कि तीसरा नियम क्या है। हम चर्चा करेंगे कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है। ये दो नियम हो गया। यहीं से आप समझिएगा कि यही दूसरे नियम से F बराबर m में से ही आप क्या करोगे, इसका मात्रक बता सकते हो। मात्रक की अगर बात करें तो ये हो जाएगा किलोग्राम, माने किग्रा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, या इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। ये मिल गया। अगर सीजीएस, देखो ये न्यूटन जो होता है SI मात्रक होता है, अगर सीजीएस पूछेगा तो इसका मात्रक क्या होता है, बल का डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। और एक न्यूटन बराबर जो है, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है। इस बात को याद रखिएगा, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10⁵। यह इसका क्या होता है, सीजीएस यूनिट होता है, और ये क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है। तो बल का एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट क्या होगा, डाइन होगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम तीसरे नियम की चर्चा कर लेता हूं कि तीसरा नियम क्या है। ठीक, तो आपका तृतीय नियम मैं बता रहा हूं, तृतीय नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम की अगर बात करें तो ये क्या होता है, इसी को हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। इसमें बताया जाता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु द्वारा उसके विपरीत दिशा में लगाए गए बल के बराबर होता है। लगाए गए बल के बराबर होता है। इसका मतलब समझो, किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु द्वारा उसके विपरीत दिशा में लगाए गए बल की क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब आप कह सकते हो अर्थात में क्या हो जाएगा, F1 बराबर माइनस क्या, F2 हो जाएगा। और सुनिए, जैसे यहाँ पे इसका सेंस क्या निकल के आ रहा है कि दोनों बलों का परिमाण समान होता है। क्या होता है, परिमाण समान होता है, जबकि दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जबकि दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जैसे मनुष्य का तैरना हो गया, नाव से किनारे पर कूदना हो गया, बंदूक से गोली का निकलना हो गया, तो ये सभी घटनाएं जो होती हैं वो थर्ड लॉ को फॉलो करती हैं। आपका ये क्वेश्चन बन के आएगा कि तृतीय नियम के लिए सही कथन क्या है। तो आप देखिएगा कि दोनों बलों का परिमाण समान होता है, जबकि दिशाएं एक दूसरे की क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। ये आपका राइट आंसर बनेगा तीसरे नियम के लिए। तो तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अब इसके बाद जो है हम आगे दूसरे वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।